Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we will analyze important newspaper articles of 20th May 2021. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. You can also download April 2021 magazine from our website spmisacademy.com. You can also join our WhatsApp group through the link given in the description section for more study materials. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper, and the first article is taken from editorial segment. It is about cryptocurrency market crash, and this topic is important from our syllabus paper 3 governance point of view. तो इस आर्टिकल को समझने के लिए पहले ब्रीफली समझते हैं क्रिप्टो करेंसी होती क्या चीज़ है। पहले भी हम न्यूज़पेपर एनालिसिस में देख चुके हैं, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। देखिए, एक तरह का ये डिजिटल करेंसी सिस्टम है दैट इज़ अवेलेबल ओनली इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। मतलब इसका कोई फिजिकल फॉर्मेट नहीं है। करेंसी जैसे आप हाथ में नोट देखते हैं अपने 2000 के 500 के नोट, वो फिजिकल करेंसी है। लेकिन वही सारे कोई ऐसी करेंसी जो डिजिटल फॉर्म में हो, जैसे आपके बैंक अकाउंट पे दिखता है पैसा, तो उसकी वैल्यू तो है लेकिन वो फिजिकल फॉर्मेट में नहीं है, आपके पास इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है। लेकिन जो बैंक अकाउंट पे आपके पैसा है और ये जो क्रिप्टो करेंसीज हैं, इनके बीच में मेन अंतर जो है वो है रेगुलेशन का। दीज करेंसीज आर अनरेगुलेटेड, दीज क्रिप्टो करेंसीज या डिजिटल करेंसीज आर अनरेगुलेटेड। मतलब इसको रेगुलेट करने वाली कोई सरकारी एजेंसी, कोई अथॉरिटी, कोई बैंक है नहीं। ये प्राइवेट प्लेयर्स इसको रेगुलेट कर रहे हैं। मतलब प्राइवेट सिटीजन्स, प्राइवेट इंडिविजुअल्स अक्रॉस द वर्ल्ड, दे आर मैनेजिंग इट। कैसे मैनेज करते हैं वो थोड़े टाइम बाद अभी समझेंगे। पूरा का पूरा जो सिस्टम है, पूरा का पूरा जो डाटा है, वो कंप्यूटर सिस्टम्स के एप्लीकेशंस के थ्रू स्टोर करके रखा जाता है। मतलब एवरीथिंग इज इलेक्ट्रॉनिक इन फॉर्म एंड दिस रिक्वायर्स स्ट्रॉन्ग इंटरनेट कनेक्टिविटी। इट ऑल्सो रिक्वायर्स सिक्योर एंड डेडिकेटेड नेटवर्क्स। और इसके अंदर एक ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है फॉर अकाउंटिंग पर्पस। तो ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है इसको थोड़े टाइम बाद समझेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स ऑफ क्रिप्टो करेंसीज आर लाइक बिटकॉइन और लाइटकॉइन। आपने बिटकॉइन का नाम तो सुन ही रखा होगा। तो अब सवाल ये उठता है कि ये वर्चुअल करेंसीज की वैल्यू कैसे डिटरमाइन होगी इन टर्म्स ऑफ रुपी और एनी अदर करेंसी। कैसे पता चलेगा कि इनकी क्या वैल्यू है। तो ठीक वैसे ही जैसे किसी दूसरे करेंसी की वैल्यू पता चलती है इन टर्म्स ऑफ रुपी, जब हम कहते हैं कि $1 बराबर 70 रुपया चल रहा है, तो दैट इज डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई ऑफ डॉलर वर्सेस रुपीज़। उसी तरीके से ये जो भी क्रिप्टो करेंसीज हैं जैसे बिटकॉइन वगैरह, इनका भी जो वैल्यू होता है दैट इज डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। तो मान लो कि आज के टाइम में आपको बिटकॉइन चाहिए। कई सारे लोगों को आजकल टाइम में चाहिए होता है क्योंकि बिटकॉइन से बहुत सारे जगहों पे पेमेंट हो जाता है आजकल। तो इस कारण से लोग रुपए दे दे करके बिटकॉइन खरीदने की कोशिश कर रहे हैं और इस कारण से बिटकॉइन की एक डिमांड जनरेट हो रही है मार्केट में और डिमांड के कारण उसकी एक वैल्यू बन रही है। तो दिस एंटायर कॉन्सेप्ट और द वैल्यू ऑफ बिटकॉइन डिपेंड्स ऑन डिमांड एंड सप्लाई। ये बिटकॉइन या इसके तरह जो भी बाकी क्रिप्टो करेंसीज हैं, इनको अगर आपको खरीदना है तो इस तरह का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म होता है। वहाँ जाएं, आप लॉगिन करें और फिर रुपए में पेमेंट करके या किसी और करेंसी में पेमेंट करके आप बिटकॉइन खरीद सकते हैं। सो दिस इज़ हाउ क्रिप्टो करेंसीज आर बॉट और उसमें इन्वेस्ट किया जा सकता है। तो आज के टाइम में अगर आपको भी मान लो बिटकॉइन में इन्वेस्ट करना है तो आप जाएं और 1000, 2000, 10,000 जो भी है इन्वेस्ट कर सकते हैं। इस तरीके से जा करके आप कुछ बिटकॉइन खरीद सकते हैं। एक एक बिटकॉइन की वैल्यू देखो 30-30, 40 लाख रुपए होती है। तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको एक बार में कम से कम 30 या 40 लाख रुपए इन्वेस्ट करना है। आप छोटा अमाउंट भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, उसमें आपको फ्रैक्शन ऑफ बिटकॉइन मिलेगा, 0.1% या इस तरह से फ्रैक्शन ऑफ बिटकॉइन मिलेगा। अब सवाल ये उठता है कि ये जो वर्चुअल करेंसीज हैं, इनका ट्रांजैक्शन का हिसाब किताब या लेजर रखता कौन है। क्योंकि जो नॉर्मल ट्रांजैक्शंस हम करते हैं अपने लाइफ में, जिससे हम एक्वेंटेड हैं, जो करेंसीज में होती हैं, जो सरकार द्वारा रिकॉग्नाइज्ड हैं, जैसे रुपए में हम अपने देश में करते हैं, इसको आइडेंटिफाई करने के लिए तो बैंक्स हैं। अगर सीधा सीधा करेंसी ए ने बी को दिया मान लीजिए, तो उसका बैकअप तो सरकार देती है। उस करेंसी पे लिख के देते हैं ना कि मैं धारक को इतने रुपए अदा करने का वचन देता हूं, तो आरबीआई के गवर्नर वो लिख के देते हैं। और अगर बैंक के थ्रू डिजिटल पेमेंट हो रहा है तो उस करेंसी का, उस पेमेंट का पूरा लेजर, हिसाब किताब
बैंक करता है और बैंक ऊपर से आरबीआई रेगुलेट कर रहा है। तो मतलब आप समझ के चलिए कि जो हम अपने नॉर्मल करेंसीज में जब ट्रांजैक्शन करते हैं तो उसको रेगुलेट करती है, उसको कोई ना कोई है वैलिडेट करने वाला कि अच्छा इतना रुपया ट्रांसफ़र हुआ, इतनी वैल्यू इसको ट्रांसफ़र हुई। लेकिन ये जो वर्चुअल करेंसीज हैं इनके में तो कोई सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी है नहीं, कोई सरकार है नहीं, तो कौन वैलिडेट करता है इनके ट्रांजैक्शन कि अच्छा इतना अमाउंट एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र हुआ? कौन गारंटी लेगा इसकी कि जब एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में इतना पेमेंट किया गया तो उसमें कोई फ्रॉड नहीं होगा? मान लीजिए कि मुझे कुछ चीज़ खरीदना है ऑनलाइन और वो ऑनलाइन जो सप्लायर है वो बिटकॉइन में भी पेमेंट एक्सेप्ट कर रहा है कि या तो 10 लाख रुपए दे दो, नहीं तो 0.5 बिटकॉइन दे दो। तो अब मैं जब 0.5 बिटकॉइन इसको ट्रांसफ़र करूंगा तो ये कौन वैलिडेट करेगा कि मैंने 0.5 बिटकॉइन इसको ट्रांसफ़र किया है? क्योंकि 10 लाख रुपए जैसे मैं ट्रांसफ़र करता हूं तो एक बैंक अकाउंट से होते हुए जाता है, तो प्रॉपर एक क्रेडिट और डेबिट का लेजर मेंटेन होता है कि इसके अकाउंट से क्रेडिट हुआ, दूसरे के अकाउंट में डेबिट हुआ, इस तरह से लेजर मेंटेन होता है। लेकिन बिटकॉइन के लिए तो बैंक है ही नहीं, तो हु विल मेंटेन दैट लेजर? सवाल ये है। और उसके लिए एक सिस्टम या टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है इस तरह के वर्चुअल करेंसीज प्लेटफॉर्म पे, जिसको हम लोग कहते हैं ब्लॉक चेन टेक्नोलॉजी। तो ब्लॉक चेन टेक्नोलॉजी में क्या होता है कि मान लीजिए कि ए को बी को कुछ रुपए देने, इसी केस को देख लीजिए कि मुझे 0.5, मैं ए हूँ और मुझे 0.5 बिटकॉइन बी के अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है। तो होगा क्या कि बी एक लेजर जनरेट करेगा कि ए हैज़ टू ट्रांसफ़र 0.5 बिटकॉइन टू माई अकाउंट, और फिर ये लेजर जो है वो 3 अलग अलग एनोनिमस बिटकॉइन यूजर्स के सिस्टम पे जाएगा कि भाई बी को 0.5 बिटकॉइन ए को ट्रांसफ़र करना है, मतलब बी विल बी गेटिंग 0.5 बिटकॉइन फ्रॉम ए। इस तरह के 3 लेजर किसी भी रैंडम 3 यूजर्स के अकाउंट पे जाएगा, और जब ए बी के अकाउंट में 0.5 बिटकॉइन ट्रांसफ़र करेगा तो फिर तीनों के अकाउंट में ये बातें जाएंगी, ये इन्फॉर्मेशन जाएगा कि ए हैज़ ट्रांसफर्ड 0.5 बिटकॉइन इनटू द अकाउंट्स ऑफ बी। जब तीनों ये देख लेंगे, कंफर्म कर लेंगे कि अच्छा ये अकाउंट ट्रांसफ़र हो गया है, 0.5 बिटकॉइन ट्रांसफ़र हो गया, जब तीनों अप्रूव कर देंगे तब जाकर के माना जाएगा कि ये ट्रांजैक्शन हो चुका है। तो मुद्दा यह है कि नॉर्मल जो हमारा ट्रांजैक्शन होता है उसमें देयर इज अ सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी फॉर लेजर एंड मेंटेनिंग द इंटायर अकाउंटिंग। यहाँ पे होता है पीयर टू पीयर रिव्यू, मतलब बाकी सारे लोग, जितने भी लोग इस प्लेटफॉर्म पे हैं वो रिव्यू कर रहे हैं। रैंडम 3 लोगों को जाता है और वो 3 लोग जब कंफर्म करते हैं कि अच्छा ये ट्रांजैक्शन हो गया, तो जब तीनों ही अप्रूव कर देंगे तो माना जाएगा कि हाँ ये ट्रांजैक्शन हो गया, और उसका अकाउंट कि इसके अकाउंट से डेबिट हुआ, इसके अकाउंट पे क्रेडिट हुआ, वो लेजर मेंटेन हो जाता है। इसी को कहते हैं ब्लॉक चेन टेक्नोलॉजी। एज आई सेड, वंस वेरीफाइड बाय ऑल 3 देन ट्रांजैक्शन इज कंप्लीटेड एंड रिकॉर्ड इज मेंटेन्ड। तो इससे होता क्या, इसको ब्लॉक चेन क्यों कहते हैं वो भी समझ लीजिए। हर ट्रांजैक्शन में 3 इस तरह के इंफॉर्मेशन निकलते, 3 सिस्टम या 3 लेजर जनरेट होते हैं, तीनों एक दूसरे को वैलिडेट करते हैं। तो एक के बाद एक जब सिस्टम ऑफ ट्रांजैक्शन, जब सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शन आप करते हैं तो इट क्रिएट्स ए ब्लॉक चेन। आपने डिमांड करा तो इसने 3 लेजर जनरेट किए, फिर इसने जब डिमांड किया तो इसके 3 लेजर जनरेट हुए जिसको आपने वैलिडेट किया। तो इस तरीके से एक लंबी सी ब्लॉक चेन क्रिएट हो जाती है अमंगस्ट द यूजर देमसेल्व्स, एंड दैट इज वाई इट इज नोन एज ब्लॉक चेन टेक्नोलॉजी। कोई बहुत मतलब रॉकेट साइंस नहीं है, मैं ऊपर से समझा रहा हूँ। ऑफकोर्स इंटरनली अगर इसके डिटेल में जाएंगे तो काफ़ी टेक्निकलिटीज़ हैं, लेकिन ऊपर से आप समझ रहे हैं ब्लॉक चेन क्या है। ए को बी को पैसे ट्रांसफ़र करने, ये है ए, ये है बी, इसको पैसे ट्रांसफ़र करने हैं, तो ये जो ट्रांजैक्शन है वो 3 के अकाउंट में, इन तीनों के अकाउंट में उसका लेजर जनरेट होगा। जब तीनों अप्रूव कर देंगे तो हो गया ट्रांजैक्शन, उसका डाटा मेंटेन हो गया। इस तरीके से इसको इसके अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है तो फिर से ये 3 के अकाउंट में ये लेजर जनरेट होगा, और फिर जब ये तीनों अप्रूव करेंगे तो हो गया ये ट्रांजैक्शन, उसका डाटा मेंटेन होगा। तो इस तरीके से एक लंबी सी ब्लॉकचेन अमंग्स द यूजर्स देमसेल्फ गेट क्रिएटेड। अब सवाल ये उठता है कि ये जो डिजिटल करेंसी है, जो भी है, कई सारे वर्चुअल करेंसीज हैं, डिजिटल करेंसीज हैं, उनका इंडिया में क्या स्टेटस है, क्या वो इलीगल हैं या लीगल हैं, इसको लेकर के काफ़ी ज़्यादा डाउट है। तो इस बात को समझ लीजिए कि दीज डिजिटल करेंसीज और क्रिप्टो करेंसीज आर नॉट बैंड और इलीगल इन इंडिया। ये इलीगल नहीं है, हाँ ये अनरेगुलेटेड जरूर है बट इलीगल नहीं है। ये इलीगल और अनरेगुलेटेड को समझाने के लिए मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। समझिए, प्रोस्टिट्यूशन वो इंडिया में इलीगल नहीं है। इफ़ समवन इज इन्वॉल्विंग इनटू प्रोस्टिट्यूशन विथ कंसेंट तो वो इलीगल नहीं है, और यही कारण है कि कई सारे प्रोस्टिट्यूशन एरिया ओपनली फंक्शन कर रहे हैं।
फिर भी क्यों पुलिस छापामारी करती है, क्यों वहाँ पे पुलिस जाती है कभी कभार? क्योंकि प्रोस्टिट्यूशन के अलावा जो तमाम चीज़ें उससे एसोसिएटेड हैं, जैसे ह्यूमन ट्रैफिकिंग या फोर्सफुल प्रोस्टिट्यूशन, वो सब इलीगल है। तो प्रोस्टिट्यूशन इलीगल नहीं है, लेकिन वो अनरेगुलेटेड है, क्योंकि उसके लिए कोई कानून ही नहीं है। उसको प्रोस्टिट्यूशन को एज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी आइडेंटिफाई ही नहीं किया गया है, उसके लिए कोई कानून है ही नहीं। सो इट इज़ नॉट आइडेंटिफाइड एज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, एंड दैट इज़ वाई इफ समवन अर्न्स मनी थ्रू प्रोस्टिट्यूशन, उसको इनकम टैक्स नहीं देना होगा। सो आई टुक दिस एग्जाम्पल क्योंकि इस तरह के बहुत गिने चुने एग्जाम्पल हैं जो लीगल है या इलीगल नहीं है, यू में से, बट अनरेगुलेटेड है। और प्रोस्टिट्यूशन ही मेरे दिमाग में एक एग्जांपल आया। उसी तरीके का स्टेटस है क्रिप्टो करेंसी का भी। मतलब इसके लिए कोई कानून ही नहीं है अभी क्लियर कट कि ये लीगल है या इलीगल है, तो इसको आप कह सकते हैं अनरेगुलेटेड है। तो अभी आप इसको करते हैं तो ये गुनाह नहीं होगा, इट इज़ नॉट एन इलीगल एक्टिविटी, क्योंकि कोई कानून तो है नहीं जिसको स्पेसिफिकली बोले कि ये इलीगल है। सो दैट इज द मीनिंग ऑफ unregulated activity. That means there is no law to deal with it, so you cannot say that it is illegal. हुआ क्या था, फिर भी आप समझिए 2018 में आरबीआई ने एक सर्कुलर इशू किया था कि जो भी हमारे बैंक्स हैं वो क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करेंगे। मतलब आप लोग क्रिप्टो करेंसीज का पेमेंट लेना देना शुरू नहीं करोगे अपने प्लेटफॉर्म पे, कि किसी ने 0.5 क्रिप्टो करेंसी दिया और उसके बदले में 10 लाख निकाल लिया, इस तरह का कुछ भी ट्रांजैक्शन आप अपने अकाउंट से नहीं करेंगे। वो वैसे भी नहीं कर रहे थे बैंक्स पहले भी, लेकिन आरबीआई ने क्लियर कट सर्कुलर रिलीज किया कि क्रिप्टो करेंसी का एक्सेप्टेंस कोई भी बैंक जो इंडिया में ऑपरेशनल है वो नहीं करेगा। क्यों आरबीआई ने इस तरह का रिस्ट्रिक्शन लगाया अपने बैंकिंग प्लेटफॉर्म पे? देखिए, आरबीआई के रिस्ट्रिक्शन लगाने से वो काम इलीगल नहीं हो जाता है। आरबीआई बैंकों का रेगुलेटर है। आरबीआई ने कह दिया कि हमारे जो बैंक्स हैं वो क्रिप्टो करेंसीज एक्सेप्ट नहीं करेंगे, बट दैट डज नॉट मेक क्रिप्टो करेंसीज इलीगल इन देमसेल्फ। क्यों आरबीआई ने बैन लगाया? क्योंकि क्रिप्टो करेंसीज की वैल्यू बहुत वोलेटाइल होती है। आज देखिएगा कि एक बिटकॉइन बराबर 10 लाख, कल देखेंगे तो 15 लाख हो गया, परसों देखेंगे तो 20 लाख हो गया, वापस देखेंगे तो 15 लाख पे आ गया। तो इसमें आम जो इन्वेस्टर्स हैं उनको काफ़ी ज़्यादा लॉस उठाना पड़ सकता है। इसके लिए कोई रेगुलेशन भी नहीं है, कोई कानून भी नहीं है, इसलिए भी आरबीआई ने इसके ऊपर बैन लगाया था। और देयर आर मेनी रिस्क ऑफ साइबर थ्रेट्स एज वेल। आपको तो पता है कि कितने सारे साइबर थ्रेट्स होते रहते हैं, सिस्टम हैक हो जाता है, पैसे निकाल लिया जाता है। तो क्रिप्टो करेंसीज तो और भी ज़्यादा अनरेगुलेटेड है, यानी कि उसमें और भी ज़्यादा रिस्क है। और क्रिप्टो करेंसीज का बहुत ज़्यादा मिसयूज हो रहा है हाल फिलहाल में, टेरर फाइनेंसिंग के लिए, ड्रग ट्रैफिकिंग के लिए। देखिए, होता क्या है कि मान लीजिए आपको कोई ड्रग पेडलर है, उसको ड्रग्स बेचना है। अब उसके साथ दिक्कत क्या है कि वो पेमेंट जो है वो नॉर्मल करेंसी में ले नहीं सकता, क्योंकि नॉर्मल करेंसी में जैसे वो पेमेंट लेगा, बैंक के थ्रू वो पेमेंट आएगा और वो पकड़ा जाएगा, पुलिस उसको ट्रैक कर लेगी। तो आजकल इसी कारण से अंडरग्राउंड एक्टिविटीज़, इलीगल एक्टिविटीज़ को फाइनेंस करने के लिए सबसे बढ़िया मोड हो रखा है इन सब लोगों के लिए, वो है क्रिप्टो करेंसीज। तो ये एक मेजर मिसयूज हो रहा है क्रिप्टो करेंसीज का फॉर ऑल इलीगल एक्टिविटीज लाइक टेरर फाइनेंसिंग, ड्रग ट्रैफिकिंग, आर्म्स ट्रैफिकिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग। ये सारे क्रिमिनल लोगों के पेमेंट का एक जरिया है। आपको कोई भी अगर अंडरग्राउंड मार्केट से, ब्लैक मार्केट से कोई सामान खरीदना हो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको खरीदना ही है, डोंट ट्राई इट बिकॉज दिस इज इलीगल, लेकिन ऐसा इन जनरल अगर आपको खरीदना है, मुझे हमेशा से वो याद आ जाता है मनी हाइस्ट, अगर आपने देख रखा होगा सीरीज, तो वो जब मैं देखता हूँ तो मुझे याद आ जाता है मिसयूज ऑफ क्रिप्टो करेंसी। वहाँ पे जो प्रोफेसर है, अगर आपने देख रखा होगा तो आपको पता होगा, प्रोफेसर कहता है कि तमाम जो इक्विपमेंट्स हैं, जो आर्म्स एम्यूनेशन मैंने खरीदे हैं, वो ब्लैक मार्केट से खरीदे हैं, अंडरग्राउंड मार्केट से खरीदे हैं, बाय मेकिंग पेमेंट थ्रू क्रिप्टो करेंसीज। तो वहाँ से आपको सीधा सीधा पता लग जाए कि कैसे ये इसका मिसयूज होता है क्रिप्टो करेंसीज का। और यही कारण है कि आरबीआई ने बैंक्स को एक बार के लिए मना कर दिया था कि भाई तुम इसमें पेमेंट नहीं लोगे, ना इसके थ्रू पेमेंट करोगे। लेकिन फिर सुप्रीम कोर्ट ने 2019 में क्या कहा, एक साल बाद आरबीआई ने बैन लगाया, उसके लगभग 6-8 महीने बाद अप्रैल 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पूरी तरह से बैन मत लगाइए, डो नॉट गो फॉर ब्लैंकेट बैन ऑन दीज वर्चुअल करेंसीज, देयर शुड बी ए रेगुलेशन, मतलब देयर शुड बी ए लॉ to regulate these virtual currencies because virtual currencies are future. Many countries are accepting it. China brought its own virtual currency. In that scenario, India should not completely ban it. India should bring a law to regulate it. और इसी सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन के बाद भारत सरकार एक कानून लेकर के आ रही है। अभी ये बिल फेज में ही है, अभी इसको इंट्रोड्यूस भी नहीं किया गया है। इसका नाम है क्रिप्टो करेंसी एंड रेगुलेशन ऑफ ऑफिशियल डिजिटल करेंसी बिल 2021। इस बिल के हिसाब से, अभी तो ये बिल टेबल नहीं किया गया है इन द पार्लियामेंट, लेकिन इस बिल में जो मोटी मोटी बातें लिखी गई हैं
वो ये है कि प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज को बैन कर दिया जाएगा और सरकार अपनी खुद की एक ऑफिशियल क्रिप्टो करेंसी फ्लोट करेगी, द वे चाइना फ्लोटेड इट्स ओन क्रिप्टो करेंसी। बट एज ए सेड इट इज जस्ट इन ड्राफ्ट फॉर्म। जब ये पार्लियामेंट में टेबल होगा तो ऑफकोर्स हम अपने न्यूज़पेपर एनालिसिस में फिर डिस्कस करेंगे। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें कि सर बिटकॉइन, बहुत सारे स्टूडेंट्स ये क्लास में सवाल पूछते हैं, इसलिए मैं इसको डिटेल में कवर कर रहा हूँ कि सर अगर बिटकॉइन लीगल ही है, सारे क्रिप्टो करेंसीज लीगल ही हैं, तो फिर हम खरीदते क्यों नहीं हैं, हम इसका पेमेंट इसमें क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि इसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी हैं। देखो बिटकॉइन में देखो कैसा है कि आप रुपया देकर के बिटकॉइन तो खरीद लोगे, आपने 10 लाख रुपए देकर के एक बिटकॉइन तो खरीद लिया। अब मान लो कि उस बिटकॉइन की वैल्यू 10 लाख से बढ़ के 15 लाख हो गई, मार्केट में डिमांड बढ़ गया तो बिटकॉइन की वैल्यू बढ़ गई। अब 15 लाख बढ़ गई तो आप सोचो कि वापस से बिटकॉइन में बेच दूं और 15 लाख रुपए ले लूं, वो करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि अब बैंक्स बिटकॉइन तो लेगा नहीं। बैंक से आपने 10 लाख का पेमेंट करा दिया और बिटकॉइन खरीद दिया, वो तो कर सकता है बैंक, लेकिन वापस से आप बैंक को एक बिटकॉइन लेकर 15 लाख निकालने जाओगे तो बैंक तो ये करेगा नहीं, बिकॉज बैंक्स डू नॉट डील इन बिटकॉइंस और एनी अदर क्रिप्टो करेंसी। तो फिर आपको क्या करना होगा, आपको नियरेस्ट जो आपका क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज सेंटर है वहां जाकर के उसको चेंज कराना होगा। और क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज सेंटर्स बहुत कम है इंडिया में, और यही कारण है कि क्रिप्टो करेंसी में डील कर पाना बहुत मुश्किल है। कई सारे लोगों को मैं भी जानता हूं जिन्होंने बिटकॉइन खरीद तो लिया और खूब खुश होते हैं कि बिटकॉइन की वैल्यू बढ़ रही है, लेकिन अब उसको इनकैश कैसे करें, इसको लेकर के बहुत बड़ा क्वेश्चन है। कि बढ़ गई तो ठीक है, एक बिटकॉइन बराबर 50 लाख रुपए हो गए, अब वो 50 लाख मिलेंगे कैसे, दैट इज द बिग क्वेश्चन। क्योंकि आपको क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज सेंटर जाना होगा और एक्सचेंज सेंटर्स किस तरह से फंक्शन कर रहे हैं, उनके फंक्शनिंग को लेकर के भी बहुत डाउट्स हैं। हाल फिलहाल में 2-3 महीने पहले मैंने ये आर्टिकल कवर किया था जहां पे मैंने बताया था कि बिटकॉइंस के वैल्यूज एकाएक से बहुत ऊपर चले गए थे, दे हैड स्काई रॉकेटेड। और उसके पीछे कारण था कि टेस्ला के सीईओ एलॉन मस्क ने कहा कि अब वो अपने इलेक्ट्रिक कार्स, आई होप आपको पता होगा कि टेस्ला इलेक्ट्रिक कार्स बनाती है, तो एलॉन मस्क साहब ने कहा कि वो अपने इलेक्ट्रिक कार्स को जब बेचेंगे, जो नई तरह की इलेक्ट्रिक कार्स लॉन्च कर रहे हैं, उन इलेक्ट्रिक कार्स के लिए ही विल एक्सेप्ट पेमेंट इन क्रिप्टो करेंसी। मतलब ही सेड कि दिस क्रिप्टो करेंसी आइडिया इज़ वेरी यूनिक एंड इट गिव्स थ्रिल टू हिम, ही इज़ वेरी इंथुजियास्टिक अबाउट इट। ऐसी कुछ बातें बोली उन्होंने कहा कि आने वाली जो इलेक्ट्रिक कार्स मैं बेचूंगा उसमें मैं क्रिप्टो करेंसी में भी पेमेंट लूंगा। और ऐसा कहा जब एलॉन मस्क ने, उसके बाद तो देखो क्रिप्टो करेंसी की वैल्यूज़ बहुत ऊपर जाने लगी, बिटकॉइन की वैल्यू खासकर बहुत ज़्यादा ऊपर जाने लगी। आप देख सकते हैं बिटकॉइन की वैल्यू $51,000 से भी ऊपर निकल गई, मतलब 35 लाख रुपए से भी ज़्यादा ऊपर निकल गई एक बिटकॉइन। अब करंट न्यूज़ क्या है? करंट न्यूज़ ये है कि 2 महीने पहले तो बिटकॉइन बहुत ऊपर चला गया था, अब बिटकॉइन और बाकी तमाम करेंसीज की वैल्यू एकाएक से क्रैश कर गई हैं। देख ही सकते हैं आप हेडिंग, क्रिप्टो करेंसी मार्केट क्रैश। क्यों हुआ है ऐसा क्रैश? क्योंकि चाइना ने अपने सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और बैंक्स और पेमेंट कंपनीज को मना कर दिया है फ्रॉम मेकिंग एनी ट्रांजैक्शन इन क्रिप्टो करेंसी। ठीक वैसे ही जैसे 2018 में आरबीआई ने, इंडिया के सेंट्रल बैंक ने मना कर दिया था सारे बैंक्स को टू डील इन क्रिप्टो करेंसीज। अब चाइना ने इस तरह का बैन लगा दिया है। पहले चाइना में ये जो बैंक्स थे दे वर डीलिंग इन क्रिप्टो करेंसीज, और अब उसने बैन लगा दिया। और एकाएक से बैन लगाने के कारण क्रिप्टो करेंसीज की वैल्यू में कमी आ गई है, क्योंकि जितना ज़्यादा वो इजीली एक्सेप्टेड होगा उतना ही ज़्यादा डिमांड होगा, और जितना डिमांड होगा नेचुरली उसकी प्राइस उतनी ज़्यादा होगी। अब जब चाइना ने बैन लगा दिया, इतनी बड़ी इकोनॉमी ने बैन लगा दिया, तो नेचुरली डिमांड कम होगी, क्योंकि अब उसको इजीली बेचा नहीं जा सकता है चाइनीज मार्केट में या खरीदा नहीं जा सकता है। दैट इज वाई द प्राइस ऑफ सच क्रिप्टो करेंसीज हैव क्रैश्ड। फॉर एग्जांपल बिटकॉइन की प्राइस जो है वो लगभग 21% तक क्रैश कर गई इन सिंगल डे। जैसे ही चाइना ने इधर अनाउंसमेंट किया, बिटकॉइन की प्राइस लगभग 20% से ज़्यादा नीचे चली गई, और आगे और भी नीचे जाएगी। और भी क्रिप्टो करेंसीज हैं जैसे एथेरियम वगैरह, इनकी भी वैल्यू जो है वो क्रैश कर गई मार्केट में, 25% से ज़्यादा गिर गई विद इन 24 आवर्स। इसके अलावा भी एक और कारण है जिस कारण से क्रिप्टो करेंसीज का मार्केट क्रैश हो रहा है, और वो है एलॉन मस्क हिमसेल्फ। 3 महीने पहले तो इन्होंने क्रिप्टो करेंसीज की वैल्यू को स्काई रॉकेट करा दिया था, आसमान पे चढ़ा दिया था, जब इन्होंने कहा कि हम क्रिप्टो करेंसी में पेमेंट लेंगे। अब इन्होंने 3 महीने बाद अपनी बात से बैक ट्रैक कर गए, पलट गए। ये कह रहे हैं कि नहीं भाई, हम क्रिप्टो करेंसी में पेमेंट नहीं ले सकते। और क्यों नहीं ले सकते, उसके पीछे का भी कारण बताया। इन्होंने कहा कि क्रिप्टो करेंसीज हैव ह्यूज इन्वायरमेंटल कॉस्ट, इन्वायरमेंटल को डैमेज करते हैं ये क्रिप्टो करेंसी। जब ये एक मजेदार बात है कि सर सब कुछ डिजिटली हो रहा है, तो इन्वायरमेंट कहाँ डैमेज हो रहा है, इन्वायरमेंट की बात कहाँ से आ गई? एलॉन मस्क साहब कहते हैं कि वी आर कंसर्न्ड अबाउट रैपिडली इंक्रीजिंग यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल्स इन क्रिप्टो करेंसीज। तो ये कैसे हो गया? तो अब इसको समझिए जरा सा। देखिए, क्रिप्टो करेंसीज ओरिजिनली आए कहाँ से, सवाल ये उठता है। जैसे बिटकॉइन है, ये ओरिजिनली आए कहाँ से?
ये समझिए। तो एक सिस्टम के अंदर, एक सॉफ्टवेयर के अंदर बहुत ज़्यादा आपको एक इनकोडेड प्रॉब्लम को सॉल्व करना पड़ता है। मतलब आप समझिए कि एक सॉफ्टवेयर के अंदर एक इस तरह का सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस हैं या प्रॉब्लम्स हैं, उनको सॉल्व करने पे बिटकॉइन रिलीज होता है। और ये सब काम सुपर कंप्यूटर्स पे होते हैं, मतलब वो कंप्यूटर्स जो बहुत ज़्यादा आप समझिए प्रोसेसिंग में बहुत ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड हों। तो इस तरह के सोफिस्टिकेटेड प्रोसेसिंग वाले कंप्यूटर्स पे आप जब कोई कोड को ब्रेक करते हैं तो आपको बिटकॉइन मिलता है। तो एक तरीका यह है बिटकॉइन मिलने का या कोई भी क्रिप्टो करेंसी मिलने का, और दूसरा तरीका है कि आप मार्केट में जाएं 10 लाख 20 लाख रुपए दे करके क्रिप्टो को करेंसी खरीद लें। तो आम आदमी तो देखो यही करता है, क्रिप्टो करेंसी खरीद लेता है। सवाल ये उठता है कि क्रिप्टो करेंसी बनते कहाँ से हैं, ओरिजिन कहाँ से, किसने बनाया? तो क्रिप्टो करेंसीज बनाते इस तरह के सॉफ्टवेयर जो डेवलपर्स होते हैं, ये लोग इस तरह की कोडिंग को ब्रेक करते हैं और क्रिप्टो करेंसीज डेवलप करते हैं। और इसी कारण से दुनिया में गिने चुने क्रिप्टो करेंसीज हैं, क्योंकि सब लोग तो ये कर नहीं पाते हैं। और इस प्रोसेस को कहा जाता है क्रिप्टो करेंसी माइनिंग। तो अब होता क्या है कि जो क्रिप्टो करेंसी माइनिंग वाला सिस्टम है या प्रोसेस है, इसमें आपने देखा कि बहुत सोफिस्टिकेटेड कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है, कोड को ब्रेक किया जाता है। तो इसमें बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायरमेंट होती है, और बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायरमेंट के कारण ही इसको इन्वायरमेंट अनफ्रेंडली माना जाता है, क्योंकि वो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करने के लिए कोल का इस्तेमाल होगा और कोल से फिर इन्वायरमेंट डैमेज होगा, ऐसा एलॉन मस्क ने कहा है। और इस कारण से उन्होंने कहा कि चूंकि इन्वायरमेंट फ्रेंडली अप्रोच नहीं है ये क्रिप्टो करेंसीज, इनमें बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल होता है, इस कारण से मैं इनको अभी के लिए तो प्रमोट नहीं करूंगा और इस कारण से मैं इसमें पेमेंट नहीं लूंगा। और यही कारण है कि एकाएक से क्रिप्टो करेंसी की मार्केट क्रैश कर गई है। इस टॉपिक के बेसिस पे हमने आपको ये दोनों प्रैक्टिस क्वेश्चंस दे रखे हैं। यू कैन अटेम्प्ट दीज क्वेश्चंस एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। The next article is taken from international segment. It is about controversy over Singapore strain. This topic is important from our syllabus paper 3 international relations point of view. हुआ क्या है समझिए। सिंगापुर ने हाल फिलहाल में, इंडिया में तो कोविड का सेकेंड वेव चल ही रहा है, फिर बीच में ही हाल फिलहाल में लगभग एक सप्ताह पहले सिंगापुर ने जल्दी जल्दी अपने स्कूल्स बंद कर दिए, रेस्टोरेंट बंद कर दिए। तो मतलब लिमिटेशंस या रिस्ट्रिक्शंस लगाने शुरू कर दिए, क्योंकि वहाँ पे भी कोविड के केसेस में राइज हो रहा था। तो सिंगापुर में कोविड के केसेस राइज हो रहे थे, उन्होंने रिस्ट्रिक्शंस वापस लाया। अब इसी दौरान दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल साहब ने कह दिया कि सिंगापुर में एक नया कोविड का स्ट्रेन मिला है, एक नया तरह का कोरोना वायरस मिला है जो बच्चों के लिए खतरनाक है, बच्चे उससे ज़्यादा इम्पैक्ट हो रहे हैं। कहा उन्होंने कि देखो कैसे कोरोना वायरस के कारण सिंगापुर ने स्कूल्स बंद कर दिए, ये बच्चों के लिए ज़्यादा खतरनाक है और इससे तीसरा वेव भी आ सकता है इंडिया में। और इस कारण से इन्होंने सरकार से रिक्वेस्ट की कि जल्दी से जल्दी सिंगापुर से आने वाली सारी फ्लाइटों को बंद कर दिया जाए। अब यहाँ तक तो सुन के लग रहा है ठीक है, इनकी बात सही है, लेकिन सवाल ये उठता है कि इनको पता कैसे चला कि सिंगापुर में स्ट्रेन है वो बच्चों के लिए खतरनाक, क्योंकि सिंगापुर ने तो ऐसा कहा नहीं, वो एक नया स्ट्रेन है। इसको नाम भी ये दे रहे हैं बार बार, सिंगापुर स्ट्रेन, सिंगापुर स्ट्रेन। तो हुआ क्या कि सिंगापुर को बुरा लग गया, नेचुरली किसी को भी बुरा लग जाएगा। जैसे आपने जब चाइना स्ट्रेन या चाइना वायरस कह रहे थे डोनाल्ड ट्रंप, तो चाइना को बुरा लग गया कि भाई हमने थोड़ी बनाया ये वायरस। वैसे ही सिंगापुर को भी ये बात सही नहीं लगी कि आप कह रहे हैं सिंगापुर स्ट्रेन बच्चों के लिए खतरनाक है। फिर सिंगापुर की मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने बड़ा ही एक स्ट्रॉन्ग मैसेज लिखा, लेटर लिखा भारत सरकार को कि देखो ऐसा कुछ भी नहीं है कि कोई सिंगापुर नाम का स्ट्रेन हमारे देश में मिला है। हमारे देश में जो वायरस मिला है वो इंडिया वाला ही वायरस है, जिसका टेक्निकल नाम है B.1.617.2। ये वाला वेरिएंट जो अभी इंडिया में सेकेंड वेव लेकर के आया है, यही वेरिएंट थोड़ा बहुत सिंगापुर में भी मिला है। सो देयर इज नथिंग लाइक सिंगापुर स्ट्रेन। द वायरस दैट इज क्रिएटिंग हैवोक इन सिंगापुर इज द इंडियन वायरस। अब इन्होंने कहा सिंगापुर वायरस, तो वो बार बार कह रहे थे इंडियन वायरस, इंडियन वायरस। तो मुद्दा ये है कि मामला जो है वो स्ट्रेंड हो गया, गहमा गहमी हो गई दोनों ही देशों के बीच में। रिलेशंस जो है वो थोड़े खराब होने लगे बिकॉज ऑफ दिस स्टेटमेंट मेड बाय दिल्ली चीफ मिनिस्टर। और सिंगापुर हमारा एक फ्रेंडली नेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट नेशन है, और सिंगापुर से हम अपने रिलेशंस ख़राब करना अफोर्ड नहीं कर सकते। सिंगापुर के अगर रिलेशंस ब्रीफली देखिए तो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है सिंगापुर का, हमारे यहाँ से सबसे ज़्यादा FDI सिंगापुर से ही आती है। आप देखिए पिछले साल का डाटा देखिए, अप्रैल से लेकर के दिसंबर तक का, ये भारत सरकार द्वारा दिया हुआ डाटा है। तो सबसे ज़्यादा FDI सिंगापुर से आया 15.72 बिलियन, उसके बाद US से आया है 12.83 बिलियन, तीसरे नंबर पे UAE, चौथे पे है मॉरिशस। कोई जमाना था जब मॉरिशस टॉप पे हुआ करता था, लेकिन जब से भारत सरकार ने रिस्ट्रिक्शंस लगाए हैं फ्रॉम राउंड ट्रिपिंग एंड ब्लैक
मनी लॉन्ड्रिंग, तब से मॉरिशस नीचे चला गया। मॉरिशस इज नो लॉन्गर टैक्स हेवन। अब सिंगापुर टॉप पे है एज फार एज आवर HDI इनफ्लो इज कंसर्न। तो मतलब इकोनॉमिकली बहुत इंपॉर्टेंट है, इकोनॉमी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस है सिंगापुर का। सिंगापुर आसियान कंट्रीज में, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में सबसे इंपॉर्टेंट कंट्री, ये तो बात आप भी मानते हैं, सबसे डेवलप्ड है सिंगापुर। तो अगर इंडिया की जो भी आसियान से लेकर के जो भी फॉरेन पॉलिसीज हैं, जैसे कि एक्ट ईस्ट पॉलिसी या चाइना के इन्फ्लुएंस को साउथ चाइना सी में रोकना, दीज आर सम इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स दैट इंडिया वांट्स टू फुलफिल थ्रू आसियान। ये दोनों ही ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल होने के लिए सिंगापुर की मदद लगेगी। दैट इज द स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस ऑफ सिंगापुर। और इस कारण से हम सिंगापुर के साथ संबंध खराब होने नहीं दे सकते, दैट वी कैन नॉट अफोर्ड। और यही कारण है कि अब करंट डेवलपमेंट क्या है, आज का डेवलपमेंट, हमारे देश के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर साहब ने दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल को थोड़ा फटकार लगाया है। बोले भाई यू आर मेकिंग एन इररेस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट, प्लीज डो नॉट मेक सच इररेस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट। एंड उन्होंने फिर ये भी कहा कि मिस्टर केजरीवाल इज नॉट राइट अथॉरिटी टू मेक ए स्टेटमेंट ऑन इंडियन एविएशन पॉलिसी और इंडिया फॉरेन पॉलिसी। तो आप मत बोलिए कि कौन सी फ्लाइट रोकनी है, कौन किसके साथ लोगों को आने देना है, ये आपका जोन ऑफ कंसर्न नहीं है या आपका अथॉरिटी वाला एरिया नहीं है। तो मतलब आप समझ लो इस तरीके से कि एक तरीके से जैसे घरों में होता है ना कि अगर किसी ने गलती कर दी तो दूसरा जो बड़ा भाई है वो डांट देता है, कह रहे ये तो सर क्या करें नादान है, वैसे ही कुछ हुआ है। अब सिंगापुर से रिलेशन ख़राब तो करना नहीं है, उससे तो बचाना है। तो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर साहब ने थोड़ा डांट दिया केजरीवाल जी को, अब मामला नरम हो जाएगा। इस टॉपिक के बेसिस पे हमने आपको एक प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रखा है, यू कैन अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। The next article is taken from national segment. It is about WhatsApp privacy policy and this topic is important from our syllabus paper 4 awareness in the field of IT। ये टॉपिक आप आज इट इज आपके सिलेबस में दे रखा है। तो समझते हैं इसमें क्या लिखा गया। इस आर्टिकल को समझने के लिए हमें पहले समझना होगा कि जो भी व्हाट्सएप पे हम चैट्स करते हैं वो चैट्स किस तरीके के होते हैं। देखिए, एक होता है पर्सनल चैट या प्राइवेट चैट जो हम अपने फैमिली मेम्बर्स फ्रेंड्स से करते हैं, वो पर्सनल चैट से। एक होता है बिजनेस चैट जिसमें आप किसी बिजनेस हाउस से चैट करते हैं। ठीक है, ये बिजनेस हाउस से चैट किस तरीके से हो सकता है, कोई सामान वगैरह खरीदने के लिए, ऑनलाइन सामान खरीदने के लिए व्हाट्सएप के थ्रू वो चैट किस तरह से होता है। देखो एग्जांपल के लिए मैं दे रहा हूँ, ये फेसबुक पे आपने कोई ऐड देखा इस तरह से, ये PF चैंग कंपनी है, मान लो ये वाइन बेच रही है, इसने ऐड दिखाया कि हमारी वाइन बहुत बढ़िया है। अब आपको लगा कि इस कंपनी से थोड़ा बात करनी चाहिए, पता करना चाहिए कि क्या प्राइस है, कैसे डिलीवर होगा। तो नीचे एक ऑप्शन दिया रहेगा चैट विथ अस वाया व्हाट्सएप। आजकल फेसबुक पे नया ऑप्शन रहेगा कि ये कंपनी वाले जब ऐड दिखाएंगे फेसबुक पे तो नीचे ऑप्शन देंगे चैट विथ अस वाया व्हाट्सएप। आप वहाँ जब क्लिक करेंगे तो सीधा आपको रिडायरेक्ट कर देगा वो व्हाट्सएप पेज पे ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपनी। वहाँ पे आप अपना सवाल पूछ सकते हैं कि सर क्या प्राइस है, कब मिलेगा, कैसे डिलीवरी होगी, वो सब चीज़ें। तो ये जो चैट होगा वो बिजनेस चैट होगा। अब करंट न्यूज़ पे आ जाइए। व्हाट्सएप ने अपनी प्राइवेसी पॉलिसी को रिवाइज किया है। प्राइवेसी पॉलिसी लेकर के आया, एक नई तरह की प्राइवेसी पॉलिसी लेकर के आया है जिसमें व्हाट्सएप कहता है कि हर एक यूजर को अपना कंसेंट देना होगा कि जो भी वो बिजनेस चैट कर रहे हैं वो सारा डाटा व्हाट्सएप स्टोर कर सकता है और अपने पेरेंट कंपनी फेसबुक के साथ शेयर करेगा। ये कंसेंट चाहिए व्हाट्सएप को। तो आप अब आगे से आपको ये पहले सेटिंग में जाकर के कंसेंट देना होगा व्हाट्सएप के कि हाँ जो भी मैं बिजनेस चैट करूंगा वो सारे के सारे डाटा व्हाट्सएप ले सकता है। और व्हाट्सएप की पेरेंट कंपनी आपको पता है फेसबुक, अपने फेसबुक पेरेंट कंपनी के साथ वो शेयर कर सकता है। और ये प्राइवेसी पॉलिसी के लिए डेडलाइन दिया था व्हाट्सएप ने 15 मई का, मतलब हाल फिलहाल में जो डेट गया है वो डेडलाइन दिया था 15 मई का। लेकिन देश में इतना प्रोटेस्ट हुआ इसके अगेंस्ट कि फिर व्हाट्सएप को यह डेडलाइन बढ़ाना पड़ गया और अभी कोई नया डेडलाइन उन्होंने नहीं दिया, बस उन्होंने ये कहा कि अभी के लिए हम ये 15 मई का डेडलाइन को एक्सटेंड कर रहे हैं। तो अभी सवाल ये उठता है कि अगर मैं इस नई पॉलिसी को ना मानूं, मैं अगर वो प्राइवेसी का जो सेटिंग है, वो जो पॉलिसी है उसमें अपना कंसेंट ना दूं तो क्या होगा। तो व्हाट्सएप कहता है कि अगर आप प्राइवेसी कंसेंट को नहीं मानेंगे तो आपके व्हाट्सएप कॉल रोक दिए जाएंगे और व्हाट्सएप चैट भी आपका स्टोर नहीं होगा, मतलब बहुत सारी सर्विसेज आपकी रोक दी जाएंगी जो नॉर्मल फंक्शनिंग है। तो इनडायरेक्टली वो हमें फोर्स कर रहे हैं कि हमारी प्राइवेसी पॉलिसी को मान लो और जो बिजनेस चैट है उसके इंफॉर्मेशन हमें शेयर करने दो, स्टोर करने दो। अब सवाल ये उठता है कि सर दिक्कत कहाँ है, पर्सनल चैट तो ले नहीं रहा है दोस्तों से, फैमिली से, वही चैट तो प्राइवेट है ना, पर्सनल, उसको सेफगार्ड करना जरूरी है। बिजनेस चैट को ले भी ले तो क्या दिक्कत है,
बिजनेस चैट को वो ले भी ले तो वेयर इज द प्रॉब्लम? बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, देखते हैं एक एक करके। पहला प्रॉब्लम है कि ये जो पॉलिसी अपने आप में डिस्क्रिमिनेटरी है, क्योंकि ये जो पॉलिसी है कि बिजनेस चैट्स को हम लेंगे, शेयर करेंगे, दिस पॉलिसी में एक्सेप्शन दिया गया है, एग्जेम्पशन दिया गया है यूरोपियन यूनियन को, कि मतलब यूरोपियन यूनियन में जो रहने वाले सिटीजन हैं उनको ये पॉलिसी नहीं माननी है, मतलब उनका बिजनेस चैट भी व्हाट्सअप नहीं लेगा। तो ये डिस्क्रिमिनेटरी हो गया। भाई लगाना है तो सबके लिए लगाओ, बस हमारे लिए क्यों, यूरोपियन यूनियन को क्यों छोड़ा? उसके अलावा देयर इज ऑलवेज चांस ऑफ डाटा थेफ्ट, कोई गारंटी नहीं है कि फेसबुक ने लिया, फेसबुक से वो डाटा चोरी हो जाए। तीसरा है जो सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा है वो है कि इट विल लीड टू राइज ऑफ मोनोपोली, एंटी कॉम्पिटिटिवनेस। कैसे, वो जरा समझिए। देखिए, किसी कंपनी ने ऐड दिखाया, मान लीजिए फेसबुक पे, आपने उस फेसबुक पे जूते की कंपनी ने ऐड दिखाया, आपने जा करके उस ऐड पे क्लिक किया, वहाँ पे चैट किया, आपने पूछा कि भाई इस तरह का जूता है क्या, मुझे तो ब्लैक कलर का जूता ज़्यादा पसंद है। आपने अपने तमाम जो अपने इंटरेस्ट हैं वो एक्सप्रेस कर दिए वहाँ पे कि ये जूता के साइज़ ऐसा हो तो ज़्यादा अच्छा है, पॉइंटेड हो तो ज़्यादा अच्छा है, ऐसा हो हिल वाला हो तो ज़्यादा अच्छा है। तो हुआ क्या कि बिजनेस चैट में फेसबुक को तो पता चल गया कि अच्छा आजकल के कस्टमर्स को, या एक कस्टमर की तो बात है नहीं, इस तरह के तमाम कस्टमर्स का चैट उसके पास मिलेगा और तुरंत वो प्रोसेसिंग कर लेगा थ्रू बिग डाटा एनालिटिक्स, और उसको तुरंत पता लग जाए कि अच्छा आजकल के कस्टमर को इस तरह का जूता चाहिए जिसमें ऐसा हिल हो, ऐसा डिज़ाइन हो, ये कलर हो, और तुरंत वो जो उसके क्लाइंट्स हैं, जूता बनाने वाले क्लाइंट्स, उनको वो इन्फॉर्मेशन बेच देगा कि भाई सुनो, आजकल के कस्टमर्स को, इंडिया में कस्टमर्स को ये जूता चाहिए, जापान में ये जूता चाहिए। और इस तरह इससे फिर जो फेसबुक का क्लाइंट कंपनी होगा जो जूते बनाता है, वो उस तरह का जूता बनाने लगेगा और वो मार्केट को कैप्चर कर लेगा। तो ये एक अनइवन प्लेइंग फील्ड क्रिएट कर रहा है, मोनोपोली क्रिएट कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ, मान लो मुझे ही फेसबुक और व्हाट्सएप बताने लगे कि सर देखो स्टूडेंट्स को आजकल ये चीज़ें चाहिए, ऐसे पढ़ाओ, और बाकी मेरे कॉम्पिटिटर्स को ना बताए, तो नेचुरली मुझे एडवांटेज हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? सो दैट इज द मेन कंसर्न। बिजनेस डाटा या बिजनेस मैसेजेस को भी चुराने, लेने से, प्रोसेसिंग करने से जो फेसबुक और उससे एसोसिएटेड जो अमेरिकन कंपनियां उनको एडवांटेज हो जाएगा, और बाकी तमाम दुनिया की कंपनियां हैं दे विल बी एट द डिसएडवांटेजियस पोजीशन। और यही कारण है कि भारत सरकार ने इस पॉलिसी को मानने से इनकार कर दिया है और यहाँ के लोगों ने भी प्रोटेस्ट कर दिया अगेंस्ट दिस पॉलिसी। और अब भारत सरकार ने किया क्या है? भारत सरकार ने 7 दिन का वक्त दिया है फेसबुक को कि अपनी ये प्राइवेसी पॉलिसी को वापस ले लो, और नहीं तो हम तुम्हारे खिलाफ कोई ना कोई लीगल एक्शन शुरू करेंगे। ये देखिए बिजनेस स्टैंडर्ड का ये आर्टिकल, इंडिया गिव्स व्हाट्सएप 7 days टू रोल बैक इट्स न्यू प्राइवेसी पॉलिसी। The next article is taken from economy segment. It is about e-way bill integrated with fast tag. This topic is important from our syllabus paper for Indian economy point of view. तो समझते हैं फास्ट टैग क्या होता है, तो आप जानते ही होंगे। आजकल सारी गाड़ियों पे लगाना मैंडेटरी है, चाहे वो पर्सनल व्हीकल हो या कार्गो व्हीकल हो। इस तरह का एक फास्ट टैग में इस तरह का देखिए स्टिकर जैसा लगा रहता है, आप समझिए बार कोड लगा रहता है, और जैसे ये बार कोड किसी भी टोल बूथ से गुजरेगा, ऊपर में यहाँ पे एक रेडियो फ्रिक्वेंसी रिलीज करने वाला एक मशीन लगा रहता है, और ये मशीन रेडियो फ्रिक्वेंसी रिलीज करता रहता है। और जैसे इस रेडियो फ्रिक्वेंसी रिलीज करने वाले मशीन के आप समझिए कि जोन में आएगा ये गाड़ी, तो उसका ऊपर भी ये जो बार कोड है वो भी उसके रेंज में आ जाएगा। रेंज में आते ही ये डिटेक्ट कर लेगा, और डिटेक्ट करके पता कर लेगा अच्छा ये गाड़ी टोल बूथ से गुजरी है, और उसके बाद ऑटोमेटिकली आपका एक फास्ट टैग अकाउंट होगा, वहाँ से पैसे डिडक्ट हो जाएंगे। और जब सारे पैसे खत्म हो जाएंगे तो फिर से आप रिचार्ज कर लीजिए, फिर से आपके फास्टैग अकाउंट से पैसा कटता रहेगा। जब जब आप टोल बूथ से गुजरेंगे तो आपके फास्टैग अकाउंट से पैसा कटता रहेगा, और इस तरीके से आपको फ़ायदा क्या है कि किसी भी टोल बूथ पे रुकने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधा सीधा आप पास कर सकते हैं, अपने आप वो पैसा आपके अकाउंट से डिडक्ट हो जाएगा। और ये मैंडेटरी हो गया 1 जनवरी से सारे तरह के व्हीकल्स पे, 4 व्हीलर व्हीकल्स पे मैंडेटरी हो गया है। तो आप भी अगर 4 व्हीलर ड्राइव करते हैं तो आपको पता होगा कि अब आपने फास्टैग जरूर लगा लिया होगा अपने गाड़ी के ऊपर इस तरह से। ये फास्टैग में कैसा है ध्यान दीजिए, थोड़ा टेक्निकल बातें समझ लीजिए। इसमें रेडियो वेव्स इस्तेमाल किए जाते हैं। तो ये जो ऊपर में रीडर लगा हुआ है, रीडर मशीन, ये रेडियो वेव रिलीज करता है, और जैसे ही ये बार कोड इसके रेंज में आएगा इसको रीड कर लेता है। तो मुद्दा ये है कि इसके लाइन ऑफ साइट में आने की जरूरत नहीं है, इसके रेंज में बस आने की जरूरत है। इस तरह से रेडियो वेव रिलीज कर रहा है, उस रेंज में कहीं भी आ गया तो ये इसको रीड कर लेगा। इसको कहते हैं रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। इसमें रेडियो वेव का इस्तेमाल हो रहा है, लाइन ऑफ साइट में आने की जरूरत नहीं है। अब लाइन ऑफ साइट एग्जैक्टली क्या चीज है ये आपको तुरंत समझ आ जाएगा अगर आप ये याद करें। आप जब शॉपिंग मॉल वगैरह में जाते हैं
और बिलिंग काउंटर पे जाते हैं तो आप देखते हैं इस तरह का कुछ एक मशीन लिया रहता है और उससे फिर वो बिलिंग होता है। ये होता है लाइन ऑफ साइट। आप देखते हैं बार कोड को बिल्कुल इसके सामने रखा जाता है तो रीड करता है, क्योंकि ये जो मशीन है ये लेजर मशीन है, इसमें इंफ्रारेड यूज किया जा रहा है, ये रेडियो वेव यूज नहीं कर रहा है। रेडियो वेव में बस रेंज में आना है, लाइन ऑफ साइट में नहीं आना है। यहाँ पे इसको लाइन ऑफ साइट में आना है क्योंकि ये लेजर इस्तेमाल करता है, इंफ्रारेड यूज करता है। तो जैसे लाइन ऑफ साइट में आएगा ये इस बार कोड को रीड कर लेगा और इसका प्राइस बता देगा और उतनी प्राइस यहाँ पे एंट्री अपने आप कर देगा। तो आई होप अब आपको रेडियो वेव और लेजर लाइट के बीच का या इंफ्रारेड डिटेक्टर के बीच का अंतर समझ आ गया। ये होता है फास्टैग में। दूसरा चीज समझिए ई वे बिल। तो ई वे बिल कैसा है कि देखिए जीएसटी जब से इंट्रोड्यूस किया गया है तब से आपको पता है कि जीएसटी में दो तरह से टैक्स लगता है। अगर विद इन द स्टेट ट्रांजैक्शन हो रहा हो, इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन हो रहा हो, तो उसमें जीएसटी के दो पार्ट होते हैं, सीजीएसटी और एसजीएसटी। और इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन हो रहा हो तो उसमें जीएसटी का एक ही कंपोनेंट होता है, आईजीएसटी, इंटीग्रेटेड जीएसटी जिसको कहते हैं। तो मतलब कि जीएसटी के टाइम में ये ट्रैक करना बहुत ज़रूरी है कि ये जो सामान है ये स्टेट के अंदर बिक रहा है या किसी दूसरे स्टेट में जाके बिक रहा है। इस चीज़ को ट्रैक करने के लिए कॉन्सेप्ट लाया गया है ई वे बिल का। तो जब भी सामान को लोड किया जाएगा तो उसका एक ई वे बिल बनेगा, ठीक है। और ये ई वे बिल में लिखा रहेगा साफ साफ कि ये सामान कहाँ जाने वाला। जैसे मान लीजिए आपने 1 लाख का सामान ऑर्डर किया, 1 लाख का टीवी ऑर्डर कर दिया फ्लिपकार्ट से, तो जब फ्लिपकार्ट वाला वो डिलीवरी लेकर के आएगा ना तो उस पर ई वे बिल होगा उसका 1 लाख रुपए का। उस पर साफ साफ लिखा रहेगा, अगर मान लीजिए वो कर्नाटका से आ रहा है आसाम में तो लिखा रहेगा कि ये इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन है। तो कोई भी ऐसा ट्रांसपोर्टेशन जिसकी वैल्यू गुड्स जिसकी वैल्यू 50,000 रुपए से ज़्यादा है उसके लिए उसके ट्रांसपोर्टेशन के लिए ई वे बिल होना जरूरी है। हाँ, ये बात ध्यान रखना कि कोई प्रीसियस आइटम है जैसे गोल्ड वगैरह उसके लिए ई वे बिल नहीं चाहिए। पता चला कि आप 1 लाख का ब्रेसलेट पहन के घूम रहे हैं गोल्ड का और आपको पकड़ लिया गया कि भाई इसका ई वे बिल निकालो, ऐसा नहीं होगा। प्रीसियस आइटम्स के लिए नहीं है, लेकिन नॉर्मल किसी भी ट्रांसपोर्टेशन के लिए ई वे बिल चाहिए क्योंकि जीएसटी में उसको ट्रैक करना जरूरी है कि इंटर स्टेट है कि इंट्रा स्टेट है। अब होता क्या है कि अभी तक ई वे बिल का बड़ा मिसयूज किया जाता था। ई वे बिल ले लिया विद इन द स्टेट का कि हमें स्टेट के अंदर ही बेचना है और लेकर के चले गए बाहर, और मतलब महाराष्ट्र के अंदर का ई वे बिल बना लिया कि इट इज़ आई हैव टू सेल इट विद इन द महाराष्ट्र इटसेल्फ और लेके चले गए कर्नाटका। अब कैसे ट्रैक करोगे? तो ये बड़ा दिक्कत हो जाता था ई वे बिल में पहले कि ट्रैक कैसे किया जाए। तो इसी कारण से सरकार अब एक नई पॉलिसी लेकर के आई है जिसमें बोला गया है कि ई वे बिल को इंटीग्रेट कर दिया जाए फास्टैग से। अब जैसे ही तुम टोल नाके से निकलोगे, टोल बूथ से निकलोगे, महाराष्ट्र से कर्नाटका में घुसोगे तो अपने आप कोई ना कोई टोल बूथ मिलेगा, वहाँ पे डिटेक्ट कर लिया जाएगा कि अच्छा ये तुम्हारा ई वे बिल था महाराष्ट्र के अंदर का और तुम ये फास्टैग वाला ये टोल बूथ क्रॉस कर रहे हो और कर्नाटका में घुस रहे हो, क्यों? तो इस तरीके से फायदा होगा जब ई वे बिल को अब इंटीग्रेट कर दिया जाएगा फास्टैग के साथ। तो यही है नया न्यूज़ कि ई वे बिल विल बी इंटीग्रेटेड विद फास्टैग एंड हाउ इट विल बी हेल्पफुल, इट विल बी हेल्पफुल इन प्रिवेंटिंग करप्शन एंड मिसयूज ऑफ ई वे बिल्स। इस टॉपिक के बेसिस पे हमने आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रखा है। यू कैन अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। In our segment most probable prelims topics for upcoming UPSC, today we will cover topic number 196 to 200. Topic number 196 is about EVM. It is an electronic device. इसका पहली बार इस्तेमाल किया गया था 1982 में by Election Commission in State Legislative Assembly of Kerala. EVM मशीन एक बार में 2000 वोट का ही रिकॉर्ड रख सकता है। तो एक ईवीएम मशीन 2000 वोट्स का रिकॉर्ड रख सकता है। एक और मशीन होती है जो ईवीएम के साथ लगी होती है, टोटलाइजर मशीन। और टोटलाइजर मशीन क्या करता है कि 14 ईवीएम यानी कि टोटल 28,000 वोट्स को एक साथ लेकर के गिन देता है, उसको कहते हैं टोटलाइजर। इससे फायदा क्या हुआ कि मान लो कि ये आपका गणेशगुरी वाला एरिया है, वहाँ का ईवीएम का अलग काउंटिंग हो जाए, फिर आप समझो उलूबारी वाला एरिया का ईवीएम अलग काउंटिंग हो जाए, तो पार्टीज को, पॉलिटिकल पार्टीज को पता लग जाता है कि अच्छा गणेशगुरी वाले ने हमें वोट नहीं दिया है, वो उलूबारी वाले ने हमें वोट नहीं दिया है। तो इससे फिर वो क्या करते हैं, अगर वो पॉलिटिकल पार्टी जीत गई, उसकी सरकार बन गई, तो एक पर्टिकुलर एरिया के लोगों को टारगेट कर सकता है। तो उसको अवॉइड करने के लिए कॉन्सेप्ट लाया गया टोटलाइजर का कि लो सारे ईवीएम को मिला दिया और एक बार में काउंटिंग कर दिया, अब तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कि किस एरिया के लोगों ने वोट दिया किसके नहीं दिया। तो ये है फायदा टोटलाइजर मशीन का। लेकिन टोटलाइजर को लेकर के भी बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज ने क्वेश्चन खड़ा कर दिए कि ये सही है कि नहीं है, इसमें कुछ ना कुछ फ्रॉड है, और यही कारण है कि हाल फिलहाल में टोटलाइजर का इस्तेमाल नहीं हो रहा है। बट कॉन्सेप्ट ऑफ टोटलाइजर मशीन क्या है, आई होप वो आपको समझ आ गया होगा। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन बेस्ड ऑन टॉपिक नंबर 196। टॉपिक नंबर 197 इज अबाउट माउंट गिरनार। तो माउंट गिरनार जो है वो गुजरात के जूनागढ़ सिटी में है।
इसकी सिग्निफिकेंस समझ लीजिए। तो लॉर्ड दत्तात्रेय परफॉर्म्ड हिज पेनिस, आपको पता होगा कि ये जैनिज्म के लिए इंपॉर्टेंट लॉर्ड्स हैं, एट दिस हिल ओनली। एट द सेम टाइम 22nd तीर्थंकर ऑफ जैनिज्म लॉर्ड नेमीनाथ ऑल्सो अटेंड निर्वाणा हियर। ये न्यूज़ में क्यों था माउंट गिरनार? क्योंकि यहाँ पे 2.3 किलोमीटर लॉन्ग रोप वे वॉज रिसेंटली लॉन्च्ड बाय प्राइम मिनिस्टर मोदी. Please attempt this question based on topic number 197. Topic number 198 is about Integrity Pact. This has been developed by Transparency International. It is a method to ensure that all the government procurements are done in transparent and equitable manner. तो इससे फ़ायदा क्या होगा कि करप्शन को प्रिवेंट किया जा सकता है पब्लिक कॉन्ट्रैक्टिंग में। एक इस तरह का सॉफ्टवेयर बनाया है कि जब भी आप कोई पब्लिक कॉन्ट्रैक्टिंग करेंगे, पब्लिक प्रोक्योरमेंट करेंगे, तो वो डिटेक्ट कर लेगा कि आपने सही बिडर को कॉन्ट्रैक्ट दिया है कि नहीं दिया है. दैट इज द बेनिफिट ऑफ इंटीग्रिटी पैक्ट एंड डेवलप्ड बाय ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल. Please attempt this question based on topic number 198. Topic number 199 is about anti-corruption working group. So Saudi Arabia is hosting first ever ministerial meeting of G20 anti-corruption working group, which is being held virtually. This group is responsible for updating and implementing G20 anti-corruption action plan. Please attempt this question based on topic number 199. Topic number 200 is about National Foundation for Communal Harmony. This was set up for the first time in 1992. It is an autonomous body working under Union Home Ministry. Its main purpose is to promote communal harmony, fraternity and national integration. Please attempt this question based on topic number 200. This is the answer of question number 191 to 195 that we had given in yesterday's newspaper analysis. Today's question can be attempted by students and you can submit the answer in the comment section. We will be sharing answer of these questions in tomorrow's newspaper analysis. कल जो हमने प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था उसका आंसर देख लेते हैं. Which of the following statements are true? Highest remittance earning comes from UAE. Absolutely correct. Iraq is the largest supplier of crude oil to India. Again correct. So the correct answer is option C, both. A rapid increase in rate of inflation sometimes attributed to base effect. What is base effect? Correct answer will be option C. It is impact of price level of the previous year. That's all from our side for today. Thanks for watching.